हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। तो जो वर्ड टॉर्ट है ये लिया गया है लैटिन टर्म से, जिसे लैटिन में बोलते हैं टॉर्टम, और जिसका मतलब होता है ट्विस्ट करना। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि जो लॉ की नज़रों में गलत होता है या फिर विच इज़ नॉट लॉफुल। फ्रेंच में इसका मतलब होता है रॉन्ग, यानी कि गलत। अब टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है। अब पॉइंट ये है कि हम किसी पर्टिकुलर रॉन्ग को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो टॉर्ट है या नहीं। व्हेन अ रॉन्गफुल एक्ट इज डन, जब कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो पहले हमें ये उसको एग्जामिन करना पड़ता है कि सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो टॉर्ट होता है वो सिविल रॉन्ग होता है। अगर वो क्रिमिनल रॉन्ग है तो वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। इसके बाद हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो जो रॉन्ग है क्या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर वो इन कैटेगरीज में नहीं आता है तो वो एक टॉर्ट कहलाता है। अब बात करते हैं कि टॉर्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इसके लिए दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला है रॉन्गफुल एक्ट, देन है लीगल डैमेज। अगर ये दोनों जस्टिफाई होते हैं किसी रॉन्गफुल एक्ट में तो वो कहलाएगा टॉर्ट। तो पहला है रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब है कि जो डिफेंडेंट है उसने ऐसा कुछ किया हो जिससे जो प्लेंटिफ है उसे कुछ नुकसान हुआ हो, इसे बोलता है रॉन्गफुल एक्ट। अब जब किसी पर्सन को किसी रॉन्गफुल काम के लिए लायबल ठहराया जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, या वो ऐसा काम नहीं करता है जो उसे करना चाहिए था जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे कि उसे किसी को पंच नहीं मारना था लेकिन वो पंच मार दिया। और इन सेकंड एग्जांपल ले सकता हूँ, एक पुलिसमैन है जिसका ड्यूटी था सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, लेकिन उसके सामने कोई सिविलियन को मार के चला जाता है। ठीक है, तो इस काम में वो अपना जो उसका ड्यूटी है वो ओमिट कर देता है, तो ये भी एक टॉर्ट कहलाएगा। लाइक यू हैव फेल्ड टू टेक अ रीजनेबल केयर और यू हैव कमिटेड एन एक्ट इन्वॉल्विंग ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की, विच इज द लीगल डैमेज। लीगल डैमेज का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। अब किसी टॉर्ट के अगेंस्ट एक्शन में सक्सीड होने के लिए जो प्लेंटिफ है उसे ये प्रूव करना पड़ता है कि उसका जो लीगल राइट है वायलेट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन वायलेशंस हैं। तो पहला है हमारे पास इंजूरिया साइन डैमनम एंड सेकंड वन इज डैमनम साइन इंजूरिया। तो पहले बात करते हैं इंजूरिया की। इसका मतलब होता है लीगल इंजरी और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज, एंड द सेकंड मैक्सिमम इज डैमनम साइन इंजूरिया, इट मीन्स डैमेज विदाउट एन लीगल इंजरी। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि दो पर्सन्स हैं ए एंड बी, जो ए है वो प्लेंटिफ है, जो बी है वो डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि बी ने ए को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो लीगल इंजरी हुआ है, उसे कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं इंजूरियस एंड डैमनम को एक अच्छे से एग्जांपल से आपको और अच्छी तरह समझा देता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ दो पर्सन्स हैं ए एंड बी, जो ए है वो प्लेंटिफ है, जो बी है वो डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे जो केस है वो ये है कि ए जो है वो वैलिड वोटर है, उसको वोट देने जाना था, लेकिन जो बी है उसने ए को वोट नहीं देने दिया। ऐसे में ए को कोई डैमेज तो नहीं हुआ। तो उसमें हुआ ये कि जो ए पर्सन है उसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, वो वोट नहीं दे पाया। जबकि अगर जिसको उसे वोट देना था अगर वो जीत भी जाए तब भी उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये मैक्सिम अप्लाई होगा, इंजूरियस एंड डैमनम। So now let's head toward our next maxim, second maxim, which was damnum sine injuria. As I earlier said, it means damage without any legal injury. So here मैं इसको काफ़ी सारी से ऐसा समझा सकता हूँ कि किसी इंसान को डैमेज हुआ है लेकिन बिना उसकी लीगल राइट्स को वॉयलेट करे हुए, लेकिन उसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट काम के लिए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके आगे कोई जो व्हीकल है उसकी गलती की वजह से उसमें कुछ डैमेज हो जाता है और आपको वहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना पड़ सकता है। इस वजह से आपका टाइम का डैमेज तो होगा लेकिन आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा डैमनम साइन इंजूरिया, ओके, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। आप यहाँ पे कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफेंडेंट्स को कुछ डिफेंस प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब होता है इफ़ अ पर्सन वॉलंटरी सब्जेक्ट्स हिमसेल्फ टू सम रिस्क ही कैन नॉट लेटर कंप्लेन एज हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। इफ़ अ पर्सन ए वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल विद हिज फ्रेंड्स इन अ प्लेग्राउंड, he is hit by a ball on his eye and bleeds profusely. In this case, A cannot sue anyone in the playground as he voluntarily exposed himself to take any risk that the game would expose him. इसका मतलब ये है अगर कोई इंसान खुद से कोई रिस्क लेता है तो बाद में वो उस रिस्क के लिए अगर उसे कोई लॉस होता है तो वो किसी को भी सू नहीं कर सकता। इसका सबसे फेमस केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो मोटर कार रेस देखने के लिए जाता है और वहाँ पे दो कार में टक्कर हो जाती है जिसके वजह से वो प्लेंटिफ इंजर हो जाता है। कोर्ट ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं है, जो प्लेंटिफ है वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, उसने खुद ये रिस्क लिया है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि रेस्क्यू केसेस। अगर कोई प्लेंटिफ
वॉलंटरी अगर किसी रिस्क में जाता है किसी चीज़ को बचाने के लिए, तो इस जगह पे ये डिफेंस काम नहीं करेगा। इसका सबसे फेमस केस है हेन्स वर्सेस हार्डवुड। इस केस में जो डिफेंडेंट होता है वो अपने घोड़े गाड़ी को बिल्डिंग के बाहर बिना किसी की निगरानी में छोड़ देता है, जिसके बाद कुछ बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं और वो घोड़ा बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगता है। वो एक बूढ़ी महिला को टक्कर मारने वाला होता है, जिससे पहले एक ऑफिसर वहाँ पे उस घोड़े को रोकने का प्रयास करते हैं और जिसमें बहुत चोटिल हो जाते हैं। इस केस में जो कोर्ट है वो उस डिफेंडेंट को लायबल ठहराता है, क्योंकि पुलिस वाले ने खुद को रिस्क में डाला, लेकिन वो दूसरे को हेल्प करने के लिए था। इस वजह से यहाँ पे ये डिफेंस काम नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, वर्क्समैन्स कंपनसेशन एक्ट। एन एम्प्लॉयर कैन नॉट एस्केप हिज लायबिलिटी arising out of his negligence in ensuring the employee's safety. He cannot set up the defense voluntary non-fit injuria. इसमें अगर एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं करता है और या फिर उसकी नेग्लिजेंस से उनके एम्प्लॉयज़ को कोई भी तकलीफ होती है या नुकसान होता है, तो फिर एम्प्लॉयर इस डिफेंस का फ़ायदा नहीं ले सकता है। नाउ बात करते हैं सेकंड डिफेंस की, इनएविटेबल एक्सीडेंट। इफ़ द प्लेंटिव हैज़ एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी owing to an unforeseen and inevitable event in spite of reasonable care on the part of defendant, it is called inevitable accident. The defendant has to prove that he neither intended to injure the plaintiff nor had means to avoid the injury by taking reasonable care. ये वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें डिफेंडेंट कहता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है और ना ही इसे रोका जा सकता था, तो इसे कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। यहाँ पे जो डिफेंस है वो अप्लीकेबल है। अब बात करते हैं थर्ड एक्सेप्शन की, एक्ट ऑफ गॉड। अब इस एक्ट में जो भी नुकसान होता है वो किसी पर्सन की वजह से नहीं होता है, ना ही किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। इसमें जो भी नुकसान होता है वो सभी नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल हाई स्पीड विंड्स, टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स, सुनामीज एटसेट्रा और अर्थक्वेक्स। इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा, इफ़ अ पर्सन ए, अगर कोई पर्सन ए किसी स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा है, तभी वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और उस स्टेडियम की छत उस पर गिर जाती है और वो इंजर हो जाता है, तो वो किसी को भी सू नहीं कर सकता, ना ही स्टेडियम के मालिक को, ना ही वहाँ पे खेल रहे प्लेयर्स को। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेडियम का ओनर आराम से एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकता है और ये इसमें एप्लीकेबल भी है क्योंकि यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन 4, प्राइवेट डिफेंस। ऐसा एक्शन या फोर्स जो खुद को या खुद की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए और उससे किसी को नुकसान हो जाए, तो इसमें प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक। सो आज की इस वीडियो में लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 भी ला चुका हूँ मैं, जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ मैगजीन बताए थे और उनके डिफेंस बताए थे। वो काफ़ी लंबी वीडियो थी, तो वो सब मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाएगी। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आपने अभी तक वो ना देखी हो तो पहले जाके उसे देखें, फिर आके इसे देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। और इस वीडियो में मैं विकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक कवर करूंगा और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो के साथ ही मैं लॉ ऑफ टॉर्ट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म कर दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक और ठीक से समझ के देखना। सो फर्स्ट टॉपिक इज विकेरियस लायबिलिटी। अब इस लायबिलिटी का मतलब होता है कि टॉर्ट किसी ए पर्सन ने करा होता है, लेकिन उसके लिए लायबल हम किसी बी पर्सन या सी पर्सन को ठहराते हैं। ऐसा क्यों होता है वही हमसे पढ़ने वाले हैं। सो जो फर्स्ट है, लायबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। अब किसी सर्वेंट के द्वारा किया गया टॉर्ट को हम उसके मालिक को भी लायबल ठहरा सकते हैं। अब सेकंड, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ ईच अदर्स टॉर्ट। अब 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर, कितने पार्टनर्स हैं, अब उनमें कोई ऐसा एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बाद अगर कोई पार्टनर कोई टॉर्ट करता है तो उसकी प्लेस पे हम किसी और पार्टनर को भी उस टॉर्ट के लिए लायबल ठहरा सकते हैं। और तीसरा है लायबिलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। अभी प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो जैसे मैंने आपको बोला प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। अब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है उसका काम करने के लिए या टू रिप्रेजेंट हिम और टू लाइक एक्ट हिम, मतलब कि यहाँ पे ए पर्सन ने बी को अपॉइंट किया या तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसका कुछ काम करने के लिए, टू एक्ट लाइक हिमसेल्फ। तो इसमें जो पर्सन उसको अपॉइंट कर रहा है वो कहलाएगा प्रिंसिपल और जो पर्सन वहाँ पे अपॉइंट हो रहा है जो उसके लिए काम करेगा उसे बोलेंगे एजेंट। तो ये है प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो चलो एक बार मैं आपको दोनों की एक डेफिनेशन बता देता हूँ। तो प्रिंसिपल होता है व्हेन अ पर्सन अपॉइंट्स अनदर टू डू एनी एक्ट फॉर हिम और रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन्स सो एज टू बाइंड हिमसेल्फ बाय द एक्ट्स
of such another person. Such a person is called the principal. So अब आते हैं agent पे. An agent is a person employed to do any act or to another or to represent another in dealing with third persons. Thus, an agent establishes a link between such another person or the third person. Now let's talk about some general rules of law of agency. So the first maxim is qui facit per alium facit per se. So this maxim literally means that the act of the agent is the act of the principal. अब इसका मतलब है कि जो एक्ट है एजेंट का वो एक्ट कहलाता है प्रिंसिपल का, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो उसने तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे इसको अपॉइंट किया है, तो जो एक्ट प्रिंसिपल का होगा वही एक्ट एजेंट का होना चाहिए, और जो एजेंट एक्ट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने प्रिंसिपल को। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे आता है द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स डन बाय द एजेंट ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी मतलब जो उसका टाइम पीरियड है काम करने का, और उस टाइम के पीरियड के बीच वो कुछ भी ऐसा काम करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल ही जिम्मेदार ठहराया जाए। ये कहता है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रिंसिपल खुद कर सकता है या कोई एक्ट जो प्रिंसिपल खुद कर सकता है तो वो एक्ट उसका एजेंट भी कर सकता है, एक्सेप्ट उसका कुछ पर्सनल बिहेवियर्स या उसका कुछ पर्सनल एक्ट्स के एक्सेप्शन को छोड़ के। अब विकेरियस लायबिलिटी में ही सेकंड पॉइंट आता है मास्टर एंड सर्वेंट। अब इसमें ये कहा जाता है कि कोई सर्वेंट अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो इसके लिए हम मास्टर को भी, जो उसका मास्टर होगा, हम उसे भी उतना ही लायबल ठहराएंगे जितना उस सर्वेंट को। और इसका मैक्सिम है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी कि लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। पर इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो टॉर्ट है वो सर्वेंट से ही कमिट किया गया हो, और सेकंड जो टॉर्ट है वो सर्वेंट के द्वारा किया गया हो और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही किया हो। सो हमने विकेरियस लायबिलिटी कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ फेमस केसेस में नजर डालते हैं। लायबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स कमिटेड बाय सर्वेंट। So first one is fraud by servant. When a servant while in the course of employment commits a fraud, the master would be liable for the same. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई भी सर्वेंट अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मतलब टाइम के अंदर कोई टॉर्ट मतलब कमिट करता है तो उसका लायबल उसका मास्टर भी उतना ही होगा। सो फर्स्ट केस इज लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे जो मिसेस लॉयड है वो मिस ग्रे स्मिथ के पास जाती हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ एडवाइस लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्हें उनका क्लर्क मिलता है जो उन्हें बोलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच दीजिए और जो पैसा आएगा उसको री इन्वेस्ट कीजिए। जो मिस लॉयड है उन्होंने कुछ सर्टेन कागजात साइन कर दिए जो कि सेल डीड थे, और जो बाद में पता लगता है कि वो एक गिफ्ट डीड थे क्लर्क के नाम पे, और क्लर्क के पास जो उसकी प्रॉपर्टी से पैसा आया वो उसने मिस अप्रोप्रिएटली यूज कर लिया, एंड उस क्लर्क के फ्रॉड के बाद उस कंपनी को लायबल ठहराया गया। अब सेकंड पॉइंट आता है थेफ्ट बाय सर्वेंट। इफ अ सर्वेंट स्टील्स गुड इंटरेस्टेड टू हिज मास्टर, द मास्टर इज लायबल टू द प्लेंटिफ। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है मॉरिस वर्सेस CVW मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड। सो जो यहाँ पे डिफेंडेंट है वो ड्राई क्लीनिंग की सर्विस देता है। उसके पास एक फर कोट आता है जो उसके ट्रस्ट पे उसे दिया जाता है उसको ड्राई क्लीन करने के लिए, पर उन्हीं का एक सर्वेंट उसे चुराकर भाग जाता है, एंड हेल्ड द डिफेंडेंट वाज लायबल फॉर द थेफ्ट ऑफ द सर्वेंट। और इसलिए जो सर्वेंट के द्वारा की गई चोरी को जो उसने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में की थी, इसलिए उसके मालिक को यहाँ पे दोषी ठहराया गया। अब थर्ड पॉइंट आता है मिस्टेक ऑफ सर्वेंट। अब यहाँ पे कोई सर्वेंट के द्वारा की गई गलती पे जो नुकसान होता है उसके लिए मालिक भी उतना ही लायबल होता है, तो उसको यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। अब बात करते हैं उन एक्ट्स की जहाँ पे सर्वेंट ने कुछ गलत काम तो किया होता है लेकिन वहाँ पे मास्टर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। नॉन लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट। सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट केस जो है काफी फेमस है, बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बस का ड्राइवर डिनर करने के लिए गया होता है और वो वहाँ से जाने से पहले उस बस की कस्टडी कंडक्टर को सौंप देता है। उसके बाद कंडक्टर उस बस को टर्न करने की सोचता है ताकि वो रिटर्न करने के लिए रेडी रहे, और ऐसा करने में वो नेग्लिजेंटली एक पैसेंजर को नॉक कर देता है। हेल द मास्टर वाज नॉट लायबल एज अ कंडक्टर एक्टेड आउटसाइड द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो मास्टर है, जो ड्राइवर हम कह सकते हैं, वो इस केस में बिल्कुल भी लायबल नहीं है। पहली बात, उस बस कंडक्टर को बस की वहाँ पे उसने देखभाल करने को रखा था, उसको वहाँ पे उसने उसको चलाने को नहीं बोला था। यहाँ पे उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाके उसने कुछ काम किया है, ठीक है, उस बस को उसने चलाया है और वहाँ पे उसने उसे टर्न करने की कोशिश की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस, सीताराम वर्सेस शांतनु प्रसाद। अब इस केस में क्या होता है, जो सीताराम है वो एक पर्सन मोहम्मद यूकुब को अपनी गाड़ी चलाने के लिए एज टैक्सी दे देता है, जिसके बाद वो ड्राइवर एक क्लीनर अपॉइंट करता है, और एक दिन बाद जो ड्राइवर है वो क्लीनर को सीताराम की कार यूज करने के लिए अलाउ कर देता है ताकि वो उसे ड्राइविंग टेस्ट में यूज कर सके। और टेस्ट के दौरान जो क्लीनर है वो एक स्पेक्टेटर को चोट पहुंचा देता है, जिसके बाद एंड इट वाज हेल्ड लायबल दैट द ओनर वाज नॉट लायबल फॉर ही हैड नॉट ऑथराइज्ड द ड्राइवर टू एम्प्लॉय स्ट्रेंजर्स। अब इसमें क्या होता है कि इस केस में जो ओनर है, जो उसका जो कार का ओनर है, वो इसमें लायबल नहीं है
क्योंकि ये जो एक्ट है वो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है। एंड सेकेंडली, जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ तो वो उस वक्त मास्टर का काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द एक्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है। अब वो किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। अगर उससे कोई टॉर्ट होता है, उससे कोई टॉर्ट कमिट होता है तो उसके लिए भी लायबल जो है वो एम्प्लॉयर ही ठहराया जाएगा। अब जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट के लिए एम्प्लॉयर को लायबल नहीं ठहराया जाता, लेकिन हाँ इन दो केसेस में एम्प्लॉयर लायबल ठहराया ही जाता है। जैसे कि जो एम्प्लॉयर है उसने खुद इलीगल एक्ट करने के लिए उसे ऑथोराइज किया हो, और दूसरा है जो उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है उसके वजह से कोई भी डेंजर अराइज होता है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होगा। अब इसका सबसे फेमस एग्जांपल है टेरी वर्सेस एस्टन। अब एक पर्सन को अपने घर के बाहर एक लैम्प ठीक कराना था, जिसने उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, जिसने लैम्प बहुत ही नेग्लिजेंटली तरीके से फिक्स किया, जो उसके घर के बाहर फुटवे पे लटक रहा था। वो वहां से गिर जाता है और एक राह चलते व्यक्ति को चोट लग जाती है। एंड इट वॉज हेल्ड दैट द पर्सन हु गॉट द लैम्प फिक्स्ड वाज लायबल। तो इसके बाद जो पर्सन ने उस लैम्प को ठीक करवाया था उसको इस चीज के लिए लायबल माना जाता है। अब यहाँ बात करने वाले हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में। किसी पर्सन को किसी काम के लिए लायबल ठहराया जाता है, हालांकि उसने वो काम नहीं किया होता है और ना ही उसकी उसमें कोई नेग्लिजेंस होती है, स्टिल उसे उस काम के लिए वहाँ पे लायबल ठहराया जाता है। एंड इन सच अ केसेस जो डिफेंस होता है इनएविटेबल एक्सीडेंट, वो भी इसमें वैलिड डिफेंस नहीं होता है। सो इट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो चलिए इसे समझने के लिए लेते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल, जो एक बहुत ही फेमस केस रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर। इसमें जो पर्सन होता है ए, वो एक मिल का ओनर होता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट को अपॉइंट करता है ताकि वो उसके जो एरिया है लैंड का उस पे एक रिजर्वेयर बना सके, जिससे उसकी मिल को पानी मिल सके। व्हाइल डिगिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वेयर, तो वहाँ पे रिजर्वेयर को बनाते हुए जो वहाँ पे खुदाई कर रहा होता है और उसे बना रहा होता है, तो वहाँ पे उस जमीन के नीचे कुछ शाफ्ट्स होते हैं जो यूज में नहीं होते। वो उन्हें नोटिस करना भूल जाता है और उन्हें ब्लॉक भी नहीं करता। शॉर्टली आफ्टर जब वहाँ पे कुछ टाइम बाद वहाँ पानी भरा जाता है तो वहाँ से पानी बहते हुए बी जो प्लेंटिफ है उसके कोल्स माइंस में चला जाता है, जिससे बी को भारी नुकसान होता है। एंड हेल्ड A was liable in the respect of damage caused to B, even though the damage was caused not due to the negligence of A, but ड्यू टू दी नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे ए को लायबल ठहराया जाता है, हालांकि यहाँ पे उसकी कोई नेग्लिजेंस या कोई गलती नहीं होती। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की, कि जो पर्सन है वो अपनी जमीन पे कुछ डेंजरस चीज लाया हो और वो जो चीज लाया हो जो उसका यूज कर रहा हो लैंड का वो नॉन नेचुरल यूज हो। अब जो डिफेंडेंट है उसे लायबल ठहराने के लिए प्रूव करना पड़ता है कि वो अपनी लैंड का नॉन नेचुरल यूज कर रहा था। वो अपनी जमीन पे कुछ बहुत खतरनाक चीज लेके आया था जो एस्केप कर गई और उसे काफी नुकसान हुआ है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड, सेकंड है कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ एंड थर्ड इज प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट। तो बात करते हैं फर्स्ट वन की, जो है एक्ट ऑफ गॉड। इसमें क्या होता है, ना ही प्लेंटिफ की गलती होती है ना ही डिफेंडेंट की गलती होती है। इसमें कुछ सुपरनेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जिससे किसी का नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि दो पर्सन है ए एंड बी, अब वो दोनों एक दूसरे से कंसर्न होकर कोई डेंजरस चीज किसी की लैंड पे लेके आते हैं, चाहे वो ए हो, और उसके बाद अगर वो चीज वहां से एस्केप करके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है तो दूसरा फर्स्ट वन को लायबल नहीं ठहरा सकता। अब तीसरा है प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। अब इसमें यह होता है कि जो प्लेंटिफ होता है उसकी गलती से उसका नुकसान हुआ होता है, इवन दो जो डेंजरस चीज है दूसरे के लैंड पे है, ये प्लेंटिफ की गलती है कि वो उसकी गलती से उसे नुकसान हुआ है। और इस केस में रूल ऑफ रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर ये भी अप्लाई नहीं होता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है पॉन्टिंग वर्सेस नोक। देयर वाज अ पॉइजनस ट्री ऑन द डिफेंडेंट्स लैंड। अब डिफेंडेंट के लैंड पे एक काफी जहरीला पेड़ होता है। अब प्लेंटिफ का घोड़ा डिफेंडेंट की लैंड में जाके वो पेड़ का पत्ता खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो इस केस में जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इस केस में ना ही वो पेड़ हिलाए, प्लेंटिफ का घोड़ा खुद चल के उसके लैंड पे आके उसने वो किया है एक्ट। तो इस केस में जो प्लेंटिफ है वही लायबल ठहराएगा। अब इस केस में चौथा जो एक्सेप्शन होती है वो है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। इसमें क्या होता है, ना ही ए ना ही बी की गलती होती है और ना ही कोई सुपरनेचुरल फोर्स इन्वॉल्व होती है। इसमें कोई थर्ड पर्सन आके कुछ एक्ट ऐसा करता है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है, चाहे ए को नुकसान हो चाहे बी को नुकसान हो। किसी को नुकसान होता है तो इस केस में दोनों ही एक दूसरे को सू नहीं कर सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो ये जो पाथ ब्रेकिंग डिसीजन है ये लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आफ्टर 2 मेजर गैस लीक्स। फर्स्ट गैस लीक वाज escape of methyl isocyanate from the Union Carbide plant,
which is also known as Bhopal gas strategy, and the leakage of oleum gas from one of the units of Shriram Foods and Fertilizers. सो ये दो वो मेजर गैस लीक्स थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ब्रेकिंग डिसीजन लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है टॉर्ट्स इन रिलेशन टू पर्संस। अब इसमें पहले आता है फर्स्ट पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं असॉल्ट। इसमें फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को मारने की डराने की कोशिश करती है। इन डिफेमेशन जो ए पार्टी है वो बी पार्टी को, या फिर जो पर्सन ए है वो बी पर्सन को पब्लिक में डिफेम करने के लिए, उसका जो पब्लिक में ओपिनियन है उसको नीचे गिराने के लिए, पब्लिक में उसकी रेपुटेशन नीचे गिराने के लिए अगर कोई काम करता है, इसे बोलते हैं डिफेमेशन। अब जो टर्म डिफेमेशन है वो एक जेनेरिक एक्सप्रेशन है जो इंक्लूड करता है लिबल एंड स्लैंडर। अब जो लिबल है वो एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट होता है जो परमानेंट एंड विजिबल फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके बारे में राइट करना, पिक्चर, प्रिंटिंग या फिर उसका स्टैचू। अ स्लैंडर इज अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट मेड बाय स्पोकन वर्ड्स टेंडिंग टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अनदर। Thus, libel is defamation addressed to the eyes and slander is defamation addressed to ears. A slander is a defamatory statement made by spoken words tending to injure the reputation of another. आपने देखा होगा यहाँ पे डिफेमेशन में दो जेनेरिक एक्सप्रेशन आते हैं, पहला लिबल एंड दूसरा स्लैंडर। अब बात करते हैं डिफेमेशन की एसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए। जो स्टेटमेंट है वो डिफेमेटरी होनी चाहिए ताकि पब्लिक में उसकी जो रेपुटेशन है वो कम हो जाए, या फिर सोसाइटी के मेंबर्स की आंखों में उसकी जो राइट थिंकिंग है वो थोड़ी कम हो जाए। जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो प्लेंटिव से रिलेटेड होनी चाहिए। अब जो वो स्टेटमेंट है वो पब्लिक में पब्लिश भी होना चाहिए। अब पब्लिश किसी भी तरह हो सकता है, चाहे न्यूज़पेपर में चाहे आर्टिकल्स में। अब जो डिफेमेटरी मैटर है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है अदर देन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और मैगजीन्स। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो पब्लिक होना चाहिए। अगर आप उस पर्सन को जाके प्राइवेटली उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या उसको आप डिफेम करने की कोशिश करते हैं इन प्राइवेट, तो ये डिफेमेशन नहीं कहलाया जाएगा। सो इन डिफेमेशन देयर आर सम डिफेंसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ट्रूथ। अब इसमें जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू है सो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। नंबर 2, जो स्टेटमेंट है वो फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट है, यानी कि सबकी भलाई के लिए लिया गया और वो फेयर हो। इस सिचुएशन में भी जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में लिखा गया है, सो इस सिचुएशन में भी डिफेमेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो गाइज, यहाँ पे हमारा होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का टॉपिक खत्म। आई होप आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।